कैमरे लाइव कैमरे, इसमें आप जो चीज़ चेंज करोगे आपको सेम स्क्रीन में दिखेगा और सेम आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर अब जैसे एक फंक्शन है इसके अंदर, ओके क्या मैंने इसमें आया क्लैरिटी, ये आपका ऑप्शन नया है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, मेरे में निकॉन में सब में मिलेगा आपको। इसका क्या फ़ायदा है, जो ये बिल्कुल अलग अलग दिखने लगते हैं, लेकिन जो हम क्लैरिटी में जाएंगे, इसको माइनस की तरफ जाते रहेंगे तो हमारे ये फ्लैट होते चले जाएंगे, हमारी जो फोटो या वीडियो में हमारी स्मूथनेस आती चली जाएगी स्किन के ऊपर। ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर और ऑप्शन आ गए, जैसे हम वीडियो करते हैं, वीडियो में जैसे हम जूम करते हैं, जूम करते हुए क्या होता है, कोई भी लेंस कितना स्मूथ हो, जब उसको जूम लेंस को घुमाएगी ना तो वीडियो में ऐसे ऐसे जर्क आते चले जाएंगे, हिलती हिलती ऐसे चले जाएगी, या फिर हम थोड़ा थोड़ा जैसे हमारा हाथ हिलता है वो चीज़ अलग ही नजर आ जाएगी हमें, और कई बार हमें जूम करने की जरूरत भी पड़ती है ड्यूरिंग वीडियो में। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने मेन्यू को प्रेस किया, वीडियो में गया, फ्रेम साइज एंड फ्रेम रेट, जिसे मैंने 30 फ्रेम पे कर दिया। ठीक है। अब मैंने इसमें लाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। अब मैं उसके बाद मैंने मेन्यू को प्रेस किया, मेन्यू प्रेस करने के बाद मैं वीडियो में बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में चला गया, हाई रेट जूम, इसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद कस्टम सेटिंग मेन्यू, इसमें मैं लास्ट में गया वीडियो ऑप्शन, इसमें जैसे ही मैंने ओके किया मेरा आया कस्टमाइज आई मेन्यू भी, उसके नीचे दिया हुआ कस्टम कंट्रोल्स, कस्टम कंट्रोल जैसे ही ओके किया FN1, इसमें जितने बटन दिए हुए हैं FN1 FN2 जितने दिए हमको सब पे लिखा हुआ है, ये FN1 और FN2 बटन है। इस पे जैसे मैंने ओके करूँगा तो मैं हाई रेट जूम पे आ गया, जैसे मैंने हाई रेट जूम पे ओके किया, FN1 पे मेरा जूम इन सेट हो गया और FN2 पे ऑटोमेटिकली मेरा जूम आउट सेलेक्ट हो गया। ये आपका FN1 है, ये नीचे FN2 दिया हुआ है। ठीक है। इन दोनों पे मेरा जूम इन और जूम आउट सेलेक्ट हो गया। अब मैंने इस लेंस को कर दिया 50 पे, 35 पे कर दिया। ठीक है। 35 पे करने के बाद में मैं जैसे ही वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने वीडियो स्टार्ट की, अब मैं FN1 को प्रेस किया और जैसे मैं FN2 पे जाऊंगा, FN2 को प्रेस करूंगा, मेरा जूम आउट होता चला जाएगा, आपकी वीडियो के अंदर कोई जर्क नहीं आएगा। ग्राफिक्स क्वालिटी इतनी लूज नहीं होती। जैसे हमारा हमने फोटो क्लिक किया, उसको व्यू किया, उसको जब जैसे हम जूम करते थे, जितना उसके अंदर एक्स दिया हुआ है, कि मतलब 8x दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है, उसके बाद जब जूम स्टार्ट होता था तो हमारा वो डिजिटल जूम आता था, उसके अंदर क्वालिटी लूज हो जाती थी। इसमें मैंने जितने फ्रेम सेट किए, इसमें मैंने शुरू में कितने फ्रेम सेट किए आप वीडियो में 19, 20, 30 फ्रेम। ठीक है। फुल HD के अंदर मैंने 30 फ्रेम को सेट किया और सेम मेरा रेगुलेशन था। उसके बाद मैंने वीडियो को स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने करना शुरू किया। अब इसमें आप देखो अभी क्वालिटी कहाँ लूज हुई है, बड़ी स्क्रीन पता चला है ना, वो आप उसमें चला कर देख सकते हो। इसमें आपका 2x तक का जूम है और इसके अंदर आपकी कितनी क्वालिटी पता नहीं चलता, सिर्फ क्रॉप होती है आगे। जो हम जूम करेंगे तो वो क्रॉपिंग ही आती है। पहले हम वाइड एरिया में देख रहे हैं, जैसे मान लो पहले हम 35 के व्यू पे देख रहे हैं, और जैसे जैसे हम जूम करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम जूम करेंगे उतना ही मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब मेरा जो एरिया है वो छोटा नजर आता चला जाएगा। वही जूम होता है और वही क्रॉप 2x तक करा, 2x तक। ये चीज़ आप प्राइम लेंस पे भी कर सकते हो। ये चीज़ आप प्राइम लेंस 35 है तो उसका 70 बन गया।
और इसका ये नहीं है कि मान लो आपने 2x ही करना है, आपको जितनी APS-C रिक्वायरमेंट वाला है। है क्या? हाँ जी। APS-C वाला है, जैसे वो क्रॉप कर दिया करें। हाँ ये वो फुल फ्रेम वाला है, क्रॉप वाला है। अब देखो मैं एक चीज दिखा रहा कैमरा कौन सा है इसमें? ये full frame है। फुल फ्रेम सेंसर। हाँ, अब जैसे मैंने मेन्यू को प्रेस किया, दोनों क्रॉप दिखा देता हूँ आपको मैं क्या होते हैं। अब मैंने बिल्कुल वाइड कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया 24 पे, ठीक है। अब मैं वीडियो में ही जाता हूँ। इमेज एरिया, ठीक है, ये एफएक्स है। अब मैंने इसको हटाया, अब मेरा कितना भी दिख रहा है, सबके सिर दिख रहे हैं, ठीक है, सबके सिर दिख रहे हैं और नीचे का ये दिख रहा है टेबल का। और जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, इमेज एरिया एफएक्स में कर दिया, पूरी वीडियो में कट गया। मतलब अब जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा तो ये पूरी वीडियो के अंदर कट हो गया वो एरिया, ये तो पूरी वीडियो के अंदर कट हो गया। अब मैंने इसको कर दिया एफएक्स पे, उसे पूरी वीडियो कट हुआ। अब इसमें पूरा फुल फ्रेम आ रहा है। उसके बाद जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा और मुझे जूम करते हुए सिर्फ इनकी वीडियो बनानी है, मेन मान लो मेरे लिए ये है तो मुझे इनकी वीडियो बनानी है, तो मैं जूम करते करते इनके ऊपर आ जाता हूँ। तो मतलब स्टोरी के साथ साथ आप क्लोज भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में सर एडिटिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई वीडियो बनाई हमने, एडिटिंग में हम उसका क्लोजअप लेते हैं, तो पिक्सल तो फुल फ्रेम से शूट हुआ है, पर जब क्लोजअप लेते हैं ना, उसको जब एडिटिंग में लेके जाते हैं तो उसको जूम कर देते हैं। वहाँ पे हम एडिटिंग में जूम कर देते हैं, फेस को ज़्यादा क्लियरली आते हैं, पास ले आते हैं, तो उसमें पिक्सल वो हो जाते हैं आपके। पिक्सल भी जैसे एडिटिंग स्पेस सॉफ्टवेयर पे पिक्सल भी वो कम हो जाते हैं उसके पहले से। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आप फुल फ्रेम पे शूट कर रहे हो ना, ठीक है, उसमें आपको पूरे जो आप सेलेक्ट करोगे पिक्सल, वो उतने ही पिक्सल आ रहे हैं, क्वालिटी लूज नहीं होगी। क्वालिटी लूज नहीं होगी, जो आप और आपकी मेहनत बच जाएगी। क्रॉपिंग होती है बस, कि मान लो अपना कितना जूम जाके कितने पास जा रहे हो सब सिर्फ वो क्रॉप, इसी रेजोल्यूशन में काम चलेगा। सेम रेजोल्यूशन रहेगा, तो रेजोल्यूशन तो आपका वही सिलेक्ट है। आपने जितनी ज़्यादा होता है उसमें तो काम चलता है, वो आप जूम करा दो उतनी क्वालिटी लूज होती है। 19-20 में जूम करेंगे तो उसमें कई बार लूज हो जाएगा क्वालिटी। फिर उसमें आपका Z6 के अंदर इसमें आपका फुल एचडी में दे रखा है, इसमें आपका 4K में दे रखा है। वो जैसे जैसे कैमरे तो कैमरा जाएंगे वैसे ही उसी अकॉर्डिंग आपका रेजोल्यूशन हो सकता है। जैसे इसके अंदर 4K में दे रखा है, 4K में भी आप फुल एचडी में सकते हो। जो हम नॉर्मली जो वीडियो शूट करते हैं फुल एचडी में करते हैं, उसमें आपका कोई भी रेजोल्यूशन नहीं, कोई भी आपका मोस्टली फुल एचडी चलती है। और उसके अंदर जो आप शूट करते हैं, जो आप इसके अंदर डालते हैं, सेम वही क्वालिटी इसके अंदर आएगी। ये कि आपका काम आसान है। उसके बाद जैसे हम कई बार हमें जब वाइट बैलेंस सेट करते हैं हमें दिक्कत आती है। अब इसके अंदर क्या है, मैंने क्या किया, जब लाइट को बराबर किया, जो मेरा एक्सपोजर है उसको सेट किया, उसको सेट करने के बाद मैंने आई बटन को प्रेस किया। कैल्विन को हम करते हैं, कैल्विन से हमें प्रॉपरली हो भी नहीं पाता, तो कई बार मान लो क्लाउडी होता है या हल्की सी लाइट कहीं से और आ रही है तो हमारा वाइट बैलेंस वहीं पे खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो निकॉन के मिररलेस कैमरे उनमें जो ऑटो वाइट बैलेंस दिया वो 3 तरह का दिया हुआ है। उसमें क्या है, सबसे पहला आपका दिया हुआ कीप वाइट रिड्यूस वार्म कलर, कि आपका वाइट कलर आए, रिड्यूस वार्म कलर मतलब येलो लाइटिंग को काट के, कि येलो लाइटिंग को काट के, ठीक है। अब उसका दूसरा क्या दिया हुआ है, कीप वार्म लाइटिंग कलर, कि जहाँ पे वार्म लाइट के कलर हो, मतलब जहाँ पे येलो लाइटिंग के कलर हो वो वैसे के वैसे दिखे। अब तीसरा इसके अंदर क्या दे रखा है, ऑटो वाइट बैलेंस, ये बना है। इसमें क्या है, कीप ओवरऑल एटमॉस्फेयर, कि जैसा है वैसा का वैसा दिखे। मान लो जहाँ से ब्लू कलर की लाइट आ रही है या येलो कलर की लाइट आ रही है, जैसा है बिल्कुल एज इट इज दिखे, ठीक है। उसके अलावा भी आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर भी मेरे थोड़े कलर्स का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद इसमें जैसे आप नीचे की तरफ प्रेस करो तीनों में किसी को भी, आपका पूरा कलर का इंस्टाग्राम आ जाएगा, पूरा कलर का क्लाइमेट आ जाएगा। जिस टाइम पे शूट करेंगे कई बार
लाइट होकर या बिल्कुल ग्रीन मिलेगा या फिर बिल्कुल रेड मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ रही उसका मैं बता दूँगा कैसे होगा वो सेट। है। पहले वाला तो बता रहे इसमें होता है कलर चूज कर लिया वो उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूँगा, उसमें आप बिल्कुल प्रॉपर लेकर चलो, मतलब 99% कर सकते हो आप उसमें। हाँ, कई बार कंडीशन जब बेकार टेंट नीचे है वो कितना ही कुछ कर लीजिए उसमें क्या नीचे उसका मैं बता दूँगा कैसे होगा वो। जैसे मैं इस साइड में कर रहा हूँ, इनकी टी शर्ट के कलर, अब किसी की भी कलर देखिए, अब वो बिल्कुल प्रॉपर नजर आएगा। जैसे मैं बाहर की तरफ भी करता हूँ, ग्रीन आपका ग्रीन दिख रहा है, अब बाहर के देखने के लिए, अब बाहर भी देखिए आपके बिल्कुल कलर एच आ रहे हैं। इसमें मैंने वाइट बैलेंस फोटो लगा, इधर से घुमा दो, सबको दिखा दो, इधर तो देखिए ना, इधर ये लोग भी हैं। इनमें जैसे कलर होंगे वैसे वैसे दिखेंगे। जैसे पिल्लो का कलर है बिल्कुल सेम दिख रहा है। अब इसे मैंने कोई कैल्विन सेट नहीं किया, सिर्फ वाइट बैलेंस ऑटो 1 लगाया है। अब इसी में मैं आपको ना A2 लगा के दिखा देता हूँ, हल्का येलोपन आ गया। अब जैसे मैं A0 लगाया, इसमें ब्लूपन आ गया। लेकिन जैसे मैं A1 लगाऊंगा आपका बिल्कुल एज इट इज दिखेगा। अब देखिए जो ये लगा हुआ है बैच, इसमें देखिए बिल्कुल कलर प्रॉपर है। इसको आप किसी भी कंडीशन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर वाइट बैलेंस कब हुई है, उसके बाद में इसमें एक दीजिए पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस। जैसे आपका वाइट बैलेंस का तो लगभग सेट हो ही गया, वो चीज़ जो आपने पूछी वो बता ही दूंगा। आखिरी में वो सेट करके दिखा दूंगा प्री सेट में कैसे होगा। अब इसके बाद इसमें दे रखा है पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस। पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस में क्या है, ये नया ऑप्शन है, इसमें मोड 1, मोड 2, मोड 3 तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। इसे 3 ऑप्शन दिए हुए। जैसे मोड 1 में गया, इसमें मैं जितनी भी टोन को सिलेक्ट करूंगा, मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम पिंक कर दिया, तो ये जो टोन है ना सिर्फ स्किन पे काम करेगी, कपड़े या बैकग्राउंड में नहीं आएगी, ना स्टिल में ना वीडियो में। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या होता था कि हमें पिंक टोन चाहिए था या येलो टोन चाहिए कहीं पे, तो हम पहले वाइट बैलेंस में ग्राफ में छेड़छाड़ करते थे। लेकिन उसका नुकसान ये होता था कि वो पूरे फ्रेम में उसका टोन आता था, हल्का आए, दूसरों को ना पता चले, हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ वाइट शर्ट पहना है, इस पर थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये फीचर उसको काटने के लिए है कि वाइट बैलेंस का काम वाइट बैलेंस को करने दो, चाहे आप प्री करो, चाहे आप ऑटो में लगाओ, चाहे आप कैल्विन सेट करो। वाइट बैलेंस का काम वाइट बैलेंस को करने दो। जो टोन है स्किन का, जो लोग मतलब अच्छा लगता है कि जैसे जो गोरा आदमी है उसको थोड़ा सा पिंक कर दो तो थोड़ा ठीक लगता है, तो उसमें क्या होता है वो केवल स्किन पे काम करता है। तो वाइट बैलेंस अलग चीज़ हो गई, उसको वाइट बैलेंस का काम करने दो। और ये पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस है, ये केवल स्किन पे काम करता है, स्किन के अलावा ये कहीं काम नहीं करेगा। अब इसमें जैसे मैं एक छोटी सी वीडियो बना के दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं जैसे उसको हाई रेज्यूम को बंद कर देता हूँ। मैंने वाइट बैलेंस से केबल लगा दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें कितना पिंक कर रखा था, ये इधर देखना पड़ेगा। इसे मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम पिंक पे वीडियो बनाई है।
ये देखिए मेरा कितना पिंक है पूरा, और वाइट बैलेंस मैंने लगा रखा था ऑटो वन, ठीक है। अब मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी से इनकी टी शर्ट वाइट की वाइट है, फेस पिंक हो गया। अब इसी तरीके से हमने इसके अंदर स्किन का कलर कोई भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। कई बार ये आ रहा है ना ये दूल्हा वो कलर थोड़ा डार्क है, तो मेकअप भी हो जाए कई बार उस चेहरे पे। अब देखो मैं वो चीज़ आपको तो मैं वो करके करता दिखाऊंगा, इन्हीं को ऊपर करके दिखा दूंगा मैं। अभी से मान लो मैं एक्सट्रीम पिंक पे भी करता हूँ, येलो पे, अभी ये देखो टी शर्ट का कलर सेम है, फेस येलो हो गया। अभी इसके अंदर मैं जैसे जो चीज़ आप कहते हैं ना, मैं उस पर भी करके दिखा देता हूँ आपको। इसे मैंने इनके फेस के अकॉर्डिंग ना ये इतना मैंने पिंक दे दिया, ठीक है। बॉडी साइज छोटा दे रखा है, बॉडी साइज छोटा दे रखा है। ये 1.5 की इतनी है, पूरी वीडियो है तो वही है। बात हम तो ये हम बता सही इस तरह का इधर देखना, उसका प्राइस कितना है पूछ रही है? प्राइस ये बता देंगे। बता देंगे वो। जैसे आप ये मान के चलो कि एक 62-63 है, उसमें स्कीम भी है 5-6 हज़ार की, तो आप वो एक 57-58 के आसपास। इनके फेस के साथ में मिलाइए, जो चीज़ आप बात कर रहे थे फेस में डिफरेंस है। जिस चीज़ आप कहते हैं वो जो फेस टोन है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें आप कम ज़्यादा करोगे तो लगभग आपका सेट हो जाएगा। तो दोनों भी उसमें तो फर्क है, दोनों साथ में होंगे तो नहीं, इसमें हल्का पिंक ही आएगा, उसमें हल्का पिंक ही आएगा। जैसे आप जो भी किसको बताऊं? जैसे अगर वो पिंक की तरफ ग्राफ ले जाते हैं, हल्का पिंक, अगर मान लो कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, अभी जो मैंने एक पिंक टोन डाली थी, मैंने जो पिंक टोन डाली थी वो टी-शर्ट में ना उस पे नहीं। अब जब मान लो जिसका हल्का सा कलर क्लियर हुआ था, इसका हल्का सा कलर मैं आपको दिखाई देता तो कितना फर्क है। वो हल्की स्किन पे आएगी। तो मैंने इतनी टोन को सेलेक्ट किया, मान लो आपको पूरे फेस पे दिख रही है, तो मैंने इतनी टोन सेलेक्ट की, मुझे सिर्फ इफेक्ट दिखे, और वो जो मान लो जो गोल होगा उसके फेस पे इतना ही इफेक्ट दिखेगा। अभी देखो मैं सर एक आप थोड़ी सर आप बैठ जाओ, इसके साथ हो जाओ। मैंने उतनी पिंक टोन सेलेक्ट कर रखी है। अब बताओ सर कितना डिफरेंस आ रहा है? लगभग सेम ही हो गई। कौन तो नहीं उतनी सिलेक्ट की, कौन तो नहीं उतनी सिलेक्ट की। ये दोनों लगभग बराबर है। स्किन सॉफ्ट, स्किन सॉफ्टनिंग। इसका स्किन सॉफ्टनिंग का क्या है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में तो हम स्किन को सॉफ्ट नहीं कर पाते, हम स्टिल करते हैं। स्टिल में तो क्या होता है, हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया, एक बार यहाँ पे कर लिया, एक बार यहाँ पे कर लिया, हम वहाँ की स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, हम पहले ही कर सकते हैं वीडियो में, लेकिन वीडियो तो वैसे कभी होती नहीं, लेकिन इसके हम पहले ही सेट कर देते हैं। उस इसमें क्या होगा, जो हम वीडियो में एडिट करेंगे
वीडियो में जो हम ये स्क्रीन सॉफ्टवेयर डालेंगे उसमें क्या होगा, हमारी स्क्रीन सॉफ्ट हो जाएगी। टेक्सचर है, टेक्सचर पे असर नहीं पड़ेगा, जो बालों की डिटेल है वो एडिटिव रहेगी। ठीक। अब जैसे मैंने इसको ऑफ पे किया पहले, अब दूसरी फोटो में मैं बाकी सब चीज़ें सेम है, सब स्किन सॉफ्टनिंग पे नॉर्मल कर दिया मैंने। ये देखिए, ये पहली वीडियो, इसमें मैंने स्किन सॉफ्टनिंग को ऑफ रखा है। अब यहाँ पे जो फेस की डिटेल है यहाँ पे देखिए। अब दूसरी वीडियो में यहाँ पे स्किन सॉफ्ट हो गई, लेकिन बालों की डिटेल है, आइज की डिटेल है, वो बिल्कुल सेम है, उस पर कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम चीज़ें मैं आपको फोटो खींच के दिखाऊंगा, उसमें बिल्कुल प्रॉपर लेकर पता चल जाएगा कि कितना फर्क आता है। हाँ जी, मेरे बारे में है ये कौन सा बोला? M4 है। M4। अब मैंने वीडियो को दिया था इसको आपको दिखाने के लिए कितना फर्क पड़ता है। स्किन सॉफ्टनिंग होता है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, दूसरी फोटो में मैं इसको कर लेता हूँ नॉर्मल। ये ऑफ है, इनका फेस बार बार में हिल रहा है। ठीक है, ये ऑफ है। अब दूसरी फोटो में नॉर्मल है, स्क्रीन सॉफ्ट हो गई और टेक्सचर और बालों की डिटेल दोनों फोटो वो भी कुछ सेम है। सिर्फ ये स्क्रीन सॉफ्ट हो जाएगी जितनी हमें चाहिए, लेकिन जैसे हम उसमें सॉफ्टवेयर में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इतना एरिया वो गोला बनाते हैं, इतना गोला बन गया, लेकिन जो यहाँ पे हमें सॉफ्ट चाहिए वहाँ का थोड़ा सा एरिया कट भी जाता है, साफ भी होता है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ भी नहीं होगी। अब इसमें वीडियो के अंदर 10 बिट 12 बिट दिया हुआ, वीडियो में 10 बिट 12 बिट दिया हुआ है, वो भी इस कारण है क्योंकि निकॉन कंपनी ने डेल कंपनी की है वीडियो की। अब इसके अंदर 10 बिट 12 बिट आ गया। 10 बिट 12 बिट का फ़ायदा क्या होता है, जो हम 8 बिट पे जो हम वीडियो बनाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा कलर इन्फॉर्मेशन आपके 10 बिट के अंदर होती है। अगर हम 12 बिट पे जाते हैं तो 10 बिट से 4 गुना ज़्यादा 12 बिट के अंदर होती है कलर इन्फॉर्मेशन और डिटेल। तो आपकी जो कलर है वो आप बिल्कुल प्रॉपर सेट कर सकते हो। लोग का ऑप्शन है, लोग में भी होता है इसमें। लोग वो 10 बिट तो लोग पे ही होता है, 10 बिट 12 बिट तो लोग पे ही होता है। अब देखो, जैसे मैंने मेनू को प्रेस किया, अब सोनी में A74 में कितने बिट पे है? 10 बिट पे है, और 10 बिट पे आपका एस लॉग भी है। उसमें भी कार्ड भी चेंज करने पड़े हमारे स्पीड के लिए। वो तो फिर जब आपका 4 गुना हैवी डाटा हो गया तो उसमें कार्ड चेंज करना ही पड़ेगा था। लेकिन इसके अंदर इन बिल्ट इसी कार्ड के अंदर शूट हो जाएगा, इन बिल्ट इसी कार्ड के अंदर शूट हो जाएगा। SD कार्ड लगता है, पूरा स्पीड आपको 300 SD कार्ड आते 300 MPS के। 90 वाले में 10 बिट 12 बिट का मतलब ही नहीं। अभी इसमें 170 प्लस देखो 10 बिट के लिए कम से कम 300 MPS का तो भी बेटर है। इसमें मैं गया 10 बिट MOV, इसमें एनलॉग का भी है, HDR का भी है, HLG का भी है और एनलॉग का भी है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो हम 10 बिट पे शूट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कलर ग्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन हमारे कलर अच्छे आए तो हम HDR पे शूट करें। ठीक है, HDR पे करने से क्या होगा, हमारे कलर
जो है बेटर आएंगे और 10 बिट पे शूट होगी वीडियो। और 10 बिट पे शूट होने से क्या हमें इन्फॉर्मेशन और डिटेल भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन हमें एडिटिंग नहीं करनी तो हम HDR पे शूट कर लेंगे। फिर HDR और SLG में क्या डिफरेंस है? HDR से ज़्यादा कलर इन्फॉर्मेशन होती है आपकी HLG के अंदर, ठीक है। और फिर एनलॉग आ गया, HLG से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलर इन्फॉर्मेशन होती है आपकी एनलॉग के अंदर, ठीक है। अब मान लो इन्होंने ये शर्ट डाल रखी है, ठीक है, मैं इनके कलर बिल्कुल फीके कर देता हूँ, जब बिल्कुल एज इट इज मैंने शूट किया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे धूप पड़ रही थी, ठीक है। धूप में क्या हुआ, इनका आधे हिस्से के जो शर्ट के कलर थे ना वो फैल गए धूप पड़ते, लेकिन नीचे का कलर शैडो में है, ठीक है, नीचे शैडो में आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस करूँगा तो नीचे वाला और डार्क हो जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन खत्म थी। अगर नीचे वाले को उठाऊंगा तो ऊपर वाला और ज़्यादा हाईलाइट हो गया, उसकी वैसे डिटेल जल रही थी। लेकिन एनलॉग में शूट करने से क्या होता है, एक तो हमारे पास कलर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है कि जो हम इसको एडिटिंग में करते हैं, हमने मान लो जो वीडियो शूट किया है लोग पे, जब उसको एडिटिंग में करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा मिड टोन, हाईलाइट और शैडो के 3 ऑप्शन दिए होते हैं। मिड टोन में क्या होता है, आपका जो मिड टोन का एरिया ना, उसमें से आपको शैडो एडिटिंग वो करनी आप कर सकते हो। फिर हाईलाइट वाला क्या होता है, मान लो कि शैडो वाली डिटेल बिल्कुल प्रॉपर है, हाईलाइट वाली डिटेल नहीं है। जो आप हाईलाइट वाले में से उसको कम करते जाओगे तो आपकी हाईलाइट वाली डिटेल आ जाएगी, लगभग दोनों बराबर हो जाएंगे, जो आप एक बिट पे नहीं कर सकते, ठीक है। आपका ये ऑप्शन तो नहीं दिया वो उसके अंदर HDR का SLG का बना होगा, ओनली 10 बिट है। 10 बिट है, लेकिन एस्टिमेट में रखिए आईडी कार्ड लगाने के पैसे चलेगा, तो हैवी कार्ड लगाना चलते हैं। इसमें तो आपको वही पता, अपने आप सेट करो और जो टोन आप उसमें कस्टमाइज का ऑप्शन है ना, उसमें जैसे एसलॉग है उसके अंदर, तो उसके अंदर है कि भाई कितना कम ज़्यादा कितना करना, कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, कितना ज़्यादा उस चीज़ का ऑप्शन है। लेकिन उसके अंदर फिर आपका 10 बिट तक है। अब इसके अंदर आपका 12 बिट आ गया, ठीक है। अब वही उसके बाद में आपका जूम का ऑप्शन हो गया। फिर जैसे पहले Z5 अब Z5 Z5 में आपका स्लो मोशन भी थी, अब इसके अंदर आपका स्लो मोशन भी आ गया। और Z52 है ना, उसके अंदर ये करते हैं। अब उसके बाद अब कई बार दिक्कत आती है, हीट हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है, ऑटो टेम्परेचर कट आउट का भी ऑप्शन आता है। बहुत ज़्यादा हो रहा है वो सब देखो, उसमें वो कार्ड अगर हम 300 मीटर का नहीं लगाएंगे ना और वीडियो शूट कर रहे हैं और बैटरी हम ओरिजिनल लगाएंगे तो हर कैमरा ही हीट होता है। वो तो ज़्यादा ही होगा, नहीं वो तो नहीं होती बाकी इतने ज़्यादा। और बाकी क्या है, जितने मेरे पास है सोनी हार्ड ड्राइव की तरह है, जैसे मान लो आपका SD कार्ड है, हल्का सा भी किनारा टूट जाए, वो कार्ड खत्म या डाटा भी खत्म, लेकिन इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, छोटी हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। मान लो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में कोई भी दिक्कत आ जाती है वो फिर भी आपकी सही हो जाती है, मतलब आपका डाटा रिकवरी हो जाता है उसका। ये गार्ड सारा ये ऐड कर दो। ये नहीं किसी के साथ में हाँ? सारे ये Z63 साथ में भी दे रहे हैं। ऐड कर कौन दो, सा ये कार्ड है? ठीक है। एक बार सबसे हैंड ऑन करवा के बोलो, देखिए Z6 में जो यूज हो रहा था, Z6 में सर Z6 में हाँ आपका और कार्ड नहीं मिला था उसमें, वो तो दोनों हो गया। दोनों के इसमें SD लगा इसके अंदर। Z6 में SD लगा। ओनली Z6 में आपका XQD कार्ड है जिसकी स्पीड 440 है। अब भी ये कार्ड है, इसकी जो स्पीड है वो 1740 की है, ये फर्क है। अब उसके बाद इसमें ये इतने ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब स्टिल में सेम चीज, जितनी मैंने ये चीजें बताई है वीडियो की, ये चीज आप स्टिल के जरिए यूज करें। अब इसमें स्टिल में एक जो नया फंक्शन आया है प्री रिलीज कैप्चर का, उसका फायदा कब होता है, जैसे मान लो आप बरमाला पे लगा लो या सिंदूर के टाइम पे लगा लो, जो हमारे पास मेन चीज होती है, जब हम इसको
कंटिन्यूस मोड पे लगा देगी। ये क्या है, आपकी 1 सेकंड पहले की बटन दबा, जैसे बटन दबाया ना आपने फुल क्लिक नहीं किया, उससे 1 सेकंड पहले की और 4 सेकंड बाद की आपकी फोटो कैप्चर कर लेगा। मतलब खींचने से एक सेकंड पहले और खींचने से 4 सेकंड बाद। अब आप सोचोगे 1 सेकंड में क्या खींचेगा। अब ये कैमरा ना 120 फ्रेम पर सेकंड है स्क्रीन के अंदर, मतलब 1 सेकंड में 120 फोटो क्लिक कर देगा। तो मतलब इसका क्या है, ये आपकी 1 सेकंड में आपकी 13-14 फोटो आराम से लेगा। मतलब आपका सीन कोई भी मिस नहीं होगा, बल्कि आपके पास में सीन की वैरायटी आ जाएंगी। आपको कौन सा सीन अच्छा लग रहा है, कौन सा सीन आपको रखना है, उसमें आप सब चीजें सेट कर सकते हो। आपको कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। फोकस में जो सेट करे अच्छा वीडियो होगा, वो सब चीज आपको हमारे खींचने के ऊपर डिपेंड होगा सब। अब उसके बाद में रजिस्ट्री में मैंने किया, बाकी तो सब चीजें सेम ही है। और जो पोर्ट्रेट डिप्रेशन बैलेंस है, स्किन सॉफ्टनिंग है, वो सेम चीज आपकी स्टिल के अंदर भी है। स्किन सॉफ्टनिंग, इसमें मैंने ये स्किन सॉफ्टनिंग मैंने आपको दिखाई दिया। अब उसके बाद मैंने सेम ही पोर्ट्रेट डिप्रेशन बैलेंस का स्टिल के अंदर। अब ये कैमरा है स्टिल के अंदर, इसमें सबसे अच्छी स्टिल में वीडियो में सबसे अच्छी खास बात क्या आई है, पहले जो कैमरे थे आपके -5 स्ट्रोक ईवी तक आईओ फोकस काम करता था। -5 स्ट्रोक मतलब जो हमें दिख नहीं रहा उससे भी अंडर में जो हम चले जाएंगे तब हमें उसका आईओ फोकस काम नहीं करता। अब इसमें क्या है, -10 ईवी, जो हम ISO या जो भी हम लाइट यूज कर रहे हैं उससे 10 स्ट्रोक लेके चले जाओ, उस टाइम पे भी इसका आईओ फोकस काम करेगा। अब ये देखो कर रहा था। अब जैसे उस टाइम पे तो कैन में क्या होता था, लाइट ही लगानी पड़ती थी, बिल्कुल अंधेरे से फोटो खींचती थी। अलग से लाइट लगाओ, एक बंदा पोर्ट से एक्सपोजिंग करवाएगा, ठीक है, तब वो कैमरा फोकस करेगा, वहाँ से लाइट बंद होती तब वो फोटो खींचती थी। अब इसमें एक निकॉन में एक ये इंडिकेटर शुरू से आ रहा है, मतलब जब से निकॉन कंपनी स्टार्ट हुई तब से ही आ रहा है इंडिकेटर कि आपके लो लाइट के अंदर सब्जेक्ट को एक्सपोज कर दे और आपकी फोटो खींच जाएगी। अब मान लो मैंने ये फोटो क्लिक करी है, कैन में तो इंडिकेटर नहीं किसी में, नहीं है कैन R सीरीज में आया है, पहले कहाँ था, पहले तो पूरा होता है। पहले था ही नहीं। अब इसमें एक चीज और एडवांस हो गई पीछे फिर। का फर्क है दोनों। अब निकॉन में पहले इंडिकेटर था, हम्म। अब एक चीज और दिखा देता हूँ मैंने वाइट बैलेंस को किया फोटो, इसको मैंने कर दिया। अब मान लो मैंने इनकी फोटो खींचनी है, अभी बिल्कुल डार्क हो गई, ठीक है, ये बिल्कुल डार्क हो गई, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन मैंने फ्लैश लगा रखी है इसको, ठीक है, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा फ्लैश चलेगी और मेरी फोटो के अंदर लाइट सही आ जाएगी इस सेटिंग पे, लेकिन मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। वो फ्लैश तो कब चलेगी, जब मेरा फोकस होगा। फोकस कब होगा, जब कुछ देखेगा, है ना, फ्रेमिंग का पता नहीं चलता। तो मान लो फोकस हो भी गया इसके कारण ये फोटो खींच गई, लेकिन मुझे आग के ऊपर फोकस करना है, मैं तब कैसे करूँ। तो यार उन्होंने दे दिया, इसमें क्या है, मैंने मेन्यू को प्रेस किया, उन्होंने कहते दुकान छोड़ कस्टम सेटिंग मेन्यू में गया, शूटिंग डिस्प्ले, पहले तो सेटिंग देखो, शो 4:125, मैंने मेन्यू को प्रेस किया, शूटिंग डिस्प्ले, स्टार लाइट व्यू फोटो एलपी, मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब खींचेगी फोटो,
कितना डार्क कंडीशन है और फोटो कैसी आएगी जो मेरी सेटिंग कर रखी है। मेरी सेटिंग तो होगी इसमें डार्क वाली थी, तो फ्लैश लगाऊंगा तब मेरे फोटो में लाइट सही आएगी, लेकिन फोटो जो भी आएगी वो डार्क आएगी क्योंकि मेरी फोटो जो सेटिंग थी वो डार्क वाली थी। लेकिन अब मेरा फोकस कहीं पे भी जहाँ पे मैं चाहता हूँ वहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसको मान लो मैंने ये फोटो क्लिक करी है, ये फोटो खत्म हो गई है ना। अब मैंने क्या किया, आई बटन को प्रेस किया, रीटच, रो प्रोसेसिंग करंट पिक्चर, ये सर आपके कैमरे में सब में अनिकॉन है। रो प्रोसेसिंग करंट पिक्चर, ओके किया, स्लॉट 2 में आता। अब क्या करनी है, राइट, मैंने ये फाइन रख दिया पहले, फिर मैंने इसको लार्ज रख दिया, फाइल सेट किया, फिर आते हैं लाइट। ठीक है, अब आप इतनी डार्क फोटो को जब आप एडिट करते हैं तो कैसे आती है फोटो, बिल्कुल खत्म हो जाती है ना। अब उसके बाद में मैं गया एक्टिव लाइटिंग, ये निकॉन का वो फीचर है जो शैडो एरिया में, ये जो सिर्फ शैडो एरिया में काम करता है, जहाँ पे आपका पार्ट हाईलाइट है ना वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। है ना फायदा। मान लो आपको वाइट बैलेंस सेट करना है, कैबिन पे करना, किसी भी आप जाकर कर सकते हैं। मान लो मैंने इसी को इसी पे रख दिया, अब इसमें आ जाते हैं, इसमें आपको कितना रखना अपने अकॉर्डिंग। ग्रीन भी पड़ जाता होगा, ग्रीन भी पड़ जाता होगा इसमें। ये फोटो थी, ठीक है, ये फोटो थी, अब इस फोटो की ये फोटो बनी है। अब मान लो मैं इसको जूम करके देखता हूँ, मैंने 100% जूम कर दिया इसके अंदर, नहीं तो उस फोटो की फोटो ही नहीं निकलनी थी। आँख में डिटेल थी उसमें, आँख तो बिल्कुल खत्म थी ना, आँख तो बिल्कुल खत्म थी, दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैंने इतना उसका क्या करें, तो आपने फिर वो जैसे धूप है, धूप में आप शैडो तो मिल जाए ना उसको भी, ज़्यादा लाइटिंग हो जाए यहाँ गाल पे और छोटी पे, उसका ही नाम ये फीचर देखो, रो पे ही काम हाँ करेगा, जी, रो पे काम करता है। एक्टिव भाई लाइटिंग धूप में अब पहले भी हो हो गया गया है। है। नहीं जैसे अब मान लो मैं इनकी फोटो खींचता हूँ, सर आप सीधे सीधे देखो, सीधे देखो, अब देखो ये फोटो है। अब इस फोटो को मुझे कितना करना पड़ेगा, मैंने प्रेस किया, इसमें गया, आई बटन को प्रेस किया, ऊपर अब लाइट फोटो तो कभी नहीं हो सकती। अब मैंने कर दिया, अब बताओ है रूम में किसी हो सकता अब जो मैंने फोटो बनाई है ना, है। अब देखो ये पहली फोटो क्या लिखा हुआ, NEF रो। अब ये फोटो में क्या लिखा हुआ है, JPG फाइल, या कोई सिस्टम में खुलेगी। अब ये फोटो देखो, कार्ड को तो कार्ड में स्पेस हो लेती है, लेकिन इसको इस कंडीशन में इसका एक फायदा है, कई जगह क्या होता है ऐसे ऐसे मोमेंट होती है जहाँ पे आप, जैसे कई बार जैसे दूल्हा गेट पे आता है, दुल्हन को लेके आते हैं, दुल्हन आती है, वो जो सीख फेंकती है पीछे, और जो अनाज होता है वो पीछे फेंकती है, तब उस कंडीशन में अगर आप अपने फ्लैश चलाती क्या होगा,
जो दाने होते हैं वो ऐसे लाइट में दिखने लगेंगे, वो ठीक है, वहाँ पे लाइट दिखेगी। अगर उसकी मार उस पर नहीं पड़ी तो वो धुंधली हो गई, ठीक है। अगर उसकी मार उस पर पड़ गई तो वो लाइट हो गई। तो सब जब हम मान लो अपने वो पे रखते हैं, अगर जब उसको खींचेंगे हमें फ्लैश नहीं चलाई उस कंडीशन में एक शटर स्पीड हाई कर दिया तो फोटो को निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऊपर दिखेगी। अब मान लो जैसे कई बार तो होता है ना कि डांस की फोटो सही नहीं आ रही, ठीक है, अगर हम फ्लैश लगाते हैं तो क्या होता है, शटर स्पीड की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें शटर स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम आपने पहले देखा होगा, जो मान लो पहले जो DSLR यूज करते थे उस कंडीशन पे क्या होता था, जैसे हम फ्लैश लगाते हैं, फ्लैश लगाने के बाद क्या होता है, हमारी शटर स्पीड 200-250 पर जाती नहीं जाती ना, तो जो फ्लैश जो है वो शटर स्पीड के साथ में सिंक हो जाती है। अब एक फोटो में ये मान लो इस पंखे ही खींचूं, मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500 की शटर स्पीड करनी पड़ेगी इसको रुका हुआ दिखाने के लिए, ठीक है। अगर मैं फ्लैश लगाऊंगा तो मुझे मेरी 100 की स्पीड में मैं इसको फ्रीज कर दूँ, 100 की मैं 50 में इसको फ्रीज कर दूँगा, क्योंकि फ्लैश जो है वो शटर स्पीड के साथ में सिंक हो जाता है। उस टाइम पे शटर स्पीड काम नहीं करती, फ्लैश काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद जो आप पूछ रहे थे ना, जैसे अगेंस्ट लाइट है, अगेंस्ट लाइट तो जब धूप में तो फोटो खींचने का फायदा ही क्या है, जब हमारी फोटो की डिटेल ही नहीं आई, बैकग्राउंड ही नहीं आया, लेकिन फिर भी सिचुएशन ही ऐसी आती है। मैं उसी का एग्जांपल को आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे हम वेडिंग में शूट करते हैं, बैकग्राउंड में लाइट इतनी अच्छी है, बैकग्राउंड में लाइट इतनी अच्छी है कि वो लाइट हमारी फोटो के अंदर आनी चाहिए, जो हमें ब्लर दिखे, लेकिन वो दिखना चाहिए पीछे बैकग्राउंड, ये चीज़ है, ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट भी सही होना चाहिए। अब लाइट तो अगेंस्ट ही हो गई ना, ठीक है, सर तरीका वही है। अब लाइट तो अगेंस्ट ही हो गई, तो उस कंडीशन में अगर मान लो मैंने फ्लैश यूज नहीं की तो क्या होगा, मेरी फोटो डार्क हो गई। अगर मैं अपनी फोटो को लाइट कर लूंगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड ओवर हो गया, है ना। अगर मान लो मैं अपनी फोटो पे लाइट प्रॉपर कर लूंगा तो जो बैकग्राउंड है वो ओवर हो जाएगा। अगर मैं बैकग्राउंड को प्रॉपर रखूंगा, तो मेरी फोटो डार्क हो गई। अगर बैकग्राउंड को ओवर कर दिया तो यही पता नहीं चलेगा फोटो कहाँ खींची है, एवेन्यू पे खींची थी या कहाँ खींची थी, ठीक है। अगर हमें मान लो हम कहीं जैसे सर बता रहे थे, जैसे सनलाइट में हम फोटो खींच रहे हैं, सनलाइट में भी हमें मान लो हम ऐसी जगह फोटो लेकर खींचे जहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा हो, और वो बैकग्राउंड ही ना दिखे, फायदा क्या है। तो उसका एक तरीका है, पहली चीज आप शटर स्पीड को इतनी कम कर दो कि आप सिर्फ इतनी कम करो कि आपका हैंड स्टेबल रह सके, कि आप अपन कैमरे कंट्रोल कर सको, ठीक है। क्योंकि शटर स्पीड जो पूरे फ्रेम के अंदर काम करती है, पूरे फ्रेम के अंदर काम करते हैं शटर स्पीड। जो शटर स्पीड को कम करने से लाइट आएगी वो पूरे फ्रेम के अंदर आएगी। उसके बाद फ्लैश की पावर इतनी रखो कि आपके सब्जेक्ट की लाइट को फील कर सके, ठीक है। फ्लैश की पावर को इतना रखो कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट की लाइट को आप फील कर सके। अब मान लो मैंने फोटो खींची, आपके बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट है, या सर की मान लो मैं कोई भी फोटो खींच रहा हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब पीछे मेरा बैकग्राउंड ओवर हो गया, ठीक है। मैंने शटर स्पीड को कम ज़्यादा कर लिया, मैंने शटर स्पीड को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, बैकग्राउंड तो मेरा प्रॉपर हो गया, अब सर के ऊपर लाइट कम हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मेरा बैकग्राउंड तो बिल्कुल प्रॉपर है ही पहले, अब मैं लाइट की इतनी पावर दूंगा कि सर की फेस की लाइट को फील कर सकेगा, दोनों चीज़ बराबर हो गई। पहले बैकग्राउंड की लाइट को बैलेंस कर लो, और जो हम रात के टाइम पे जो शटर स्पीड को जब हम कम करेंगे तो हमारी बैकग्राउंड की लाइटिंग उठ के आएगी, हमारा बैकग्राउंड भी बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। और उसके अलावा मान लो आपके पास में आपको उस कंडीशन के ना, सनलाइट में तो आपको लाइटिंग यूज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बैकग्राउंड तो खत्म होगा ही होगा। तो फिर तो पहले बैकग्राउंड को बैलेंस करो लाइट से, शटर स्पीड से, आईएसओ बिल्कुल कम कर दी, शटर स्पीड को बढ़ा दो, ठीक है। शटर स्पीड को बढ़ा दो, अब फिर उसके बाद लाइट की पावर इतनी रखो आपको सब्जेक्ट की लाइट को फिट कर सकते, दोनों चीज़ें प्रॉपर है।
जैसे मान लो कंट्रोल इन्वायरमेंट है, प्री वेडिंग है, तो आप रिफ्लेक्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे कंट्रोल नहीं है तो वहाँ तो लाइट ही यूज़ करना पड़ेगा। आई बटन को प्रेस किया, अब करो। अब मैंने फिर इसको प्रेस किया, ठीक है। अब देखो डाटा एक्वायर्ड लिखा है, डाटा एक्वायर्ड लिखा गया। अब देखो कर हो गए शुरू करो, ये उसका नेटवर्क ये काम करता है। और इसका एक रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, जहाँ पे मान लो आप स्टेज पे बैठे हो, आप स्टेज की फोटोग्राफी कर रहे हो, और उस टाइम पे जो ही बंदे बैठे हुए हैं, मान लो दूर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जहाँ पे मान लो रेड कलर आ रहा है, जैसे आप सब रेड कलर की बात कर रहे हैं, ग्रीन की बात कर रहे हैं, रेड कलर आ रहा है, एक साइड से ग्रीन कलर आ रहा है, इस पेपर को ऐसी जगह पे रखो वो दोनों लाइट का रिफ्लेक्शन इस पेपर पे आए, वो दोनों लाइट का रिफ्लेक्शन इस पेपर पे आए, और यहाँ पे फोटो क्लिक करो।